हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला के विषय में। वर्णमाला, इसमें सबसे पहला शब्द क्या है? वर्ण। वर्ण को समझेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। रामः विद्यालयं गच्छति। यह एक पूरा वाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया है। ये पूरा वाक्य है कि राम विद्यालय जाता है। इसमें रामः ये एक पद है, विद्यालयम ये भी पद है, गच्छति ये भी हम इसको पद कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी और पद कहते हैं। और पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें ही पद कहते हैं। ये वाक्य में शब्द प्रयुक्त हुए हैं, रामः विद्यालयम गच्छति, ये पद हैं। तो इन पदों को, जो वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्द हैं, उनको ही हम पद कहते हैं। अर्थात यानी कोई भी शब्द यदि वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं, क्योंकि वह कर्ता हो सकता है। जैसे यहाँ पे राम कर्ता है, वो कर्ता हो सकता है, कर्म हो सकता है, क्रिया हो सकता है। ये कई व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत आता है। ये शब्द क्या होता है? वाक्य में राम जब हम ये अलग लिखा जाएगा तो यह शब्द कहलाएगा। जो राम शब्द पद है, यदि ये अलग लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और जब हम उसको वाक्य में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो ये शब्द अलग से जब हम लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है, और अलग से लिखेंगे तो वाक्य में वो पद कहेंगे। अब हम इस रामः, इसको में कितना, इसके और अधिक टुकड़े कर सकते हैं। राम प्लस मह, इसके और टुकड़े हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। र प्लस आ प्लस म प्लस आ। ठीक है, ये और हो गए। इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। अब इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, इसीलिए इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अक्षर अर्थात जिसका शरण ना हो, अर्थात जो और अधिक ना टूटे, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें, वो ही अक्षर कहलाते हैं। तो ये वर्ण है क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ण है, वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं। अब हम वर्णों के भेद पढ़ेंगे। वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, अयोग्य, वहा। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और अयोग्य वहा 4 होते हैं। स्वर को ही अच भी कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला भेद क्या होता है? स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? अब ये समझेंगे हम। स्वर वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिसे किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है, ऐसे वर्ण ही स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के भी 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में 1 मिनट या 1 सेकंड, 1 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 1 सेकंड से भी कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 होते हैं: अ, ई, उ, री, ली। और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। यदि ये जानकारी थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक शेयर करें। दीर्घ स्वर, पहला हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्यों? जो ह्रस्व स्वर तो क्या था, उनके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लग रहा था,
लेकिन 2 सेकंड का समय लगे तो वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 8 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 जो होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं और इनके उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगता है, इसीलिए ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इनमें भी संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने हुए संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? 2 स्वरों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर 2 स्वरों से मिलकर बने हुए स्वर होते हैं। जैसे ए, अ प्लस ई से मिलके बनता है ए, अ प्लस ए से मिलके बनता है ऐ, अ प्लस उ से मिलकर बनता है ओ, अ प्लस ओ से मिलकर बनता है औ। तो ये 2 स्वरों से मिलके बने हुए हैं, अ ई, अ ए, ऐसे ही अ उ, अ ओ। तो 2 स्वरों से मिलके बने हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और स्वर के बाद ये 3, हिंदी का 3 रहता है, चिन्ह लगाकर प्लुत स्वर को दर्शाया जाता है। यानी ह्रीश स्वर से 3 गुना समय लगे। ह्रीश स्वर में तो 1 सेकंड का लगता है, दीर्घ स्वर में 2 सेकंड का लगता है, किंतु प्लुत स्वर में 3 गुना, मतलब ह्रीश स्वर से 3 गुना समय, अर्थात ह्रीश स्वर के उच्चारण में हमें 1 सेकंड लग रहा है तो प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 सेकंड का समय लगेगा। और प्लुत स्वर कोई अलग से स्वर नहीं होते हैं, यानी हम किसी भी स्वर को देर तक उच्चारण करना चाहते हैं, हम यदि किसी भी स्वर को देर तक उच्चारण करना चाहते हैं तो उसे लिखने के लिए उस स्वर के आगे हिंदी का 3 लिख देते हैं। जैसे अभी हम उदाहरण से समझेंगे इसको। ओम, ओम ये एक्चुअल में ओम नहीं है, ये मात्रा लगी हुई है कि इसको देर तक उच्चारण करना। कैसे? ओम, ओम, ठीक है। और दूसरे फिर समझते प्लुत स्वर के लिए चिन्ह के क्या होता है? 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ओम, यहाँ ओ के बाद 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा मतलब लंबा 3 सेकंड का समय देखना। ओम, ठीक है ना, ओम। तो क्या है? प्लुत स्वर का चिन्ह जो होता है उसके आगे 3 लिखा है। तो एक उदाहरण से और देखते हैं हम। जैसे आपका दोस्त दूर खड़ा हुआ है, हम उसको आवाज़ लगाते हैं नक्षत्र, और उसके आगे 3 लिखा हुआ है। क्योंकि दूर खड़ा हुआ है तो हम उसको आगे उसको आवाज़ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? नक्षत्र। या राम खड़ा हो तो राम, समय अधिक ले रहा है ना, तो इसीलिए उसके नाम के आगे, जैसे ये ओम है, ऐसे ही हम यहाँ पे नक्षत्र का लिखते हैं, उसके आगे 3 की मात्रा लिखी हुई है, तो उसको हमको थोड़ी देर तक हमें उच्चारण करना है। और 3 मात्राओं के उसको समय, उसको बोलना 3 मात्राओं के जितना समय उसको बोलने में लगता है। तो वो कौन से होते हैं? प्लुत स्वर। अब इनको हम संक्षेप में समझेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा? स्वर। स्वर वे वर्ण होते हैं जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। जिसे दूसरे वर्णों के कोई सहायता की जरूरत नहीं होती, ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रीश स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रीश स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं, प्लुत स्वर ये कोई स्वर नहीं होता है, बस इन समय 3 मात्रा का जितना समय लेते हैं। तो 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रीश स्वर अ, ई, उ, री और ली, ठीक है। और ये दीर्घ स्वर 8 होते हैं, कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और ये जो ह्रीश स्वर होते हैं इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 मात्रा आती है। और जो दीर्घ स्वर है इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं क्योंकि इसमें 2 मात्रा आती हैं। प्लुत स्वर है इन्हें त्रिमात्रिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 मात्राओं जितना समय लगता है इनके उच्चारण में। अब हम पढ़ेंगे, अभी पढ़े स्वर, अब पढ़ेंगे व्यंजन। वर्ण का दूसरा भेद। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं।
वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो व्यंजन है उनके 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा अर्थात जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा है जो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, त में दांतों का स्पर्श करेगी, त, थ, क, ख ये गले में वो होगा। तो क्या जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी हम समझेंगे। तो क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब इनको वर्ग इसलिए कहा जाता है जिस पंक्ति या लाइन में 5 वर्ण हो वह वर्ग होता जिस पंक्ति या लाइन में 5 वर्ण हो वो वर्ग होता है। जैसे पहली लाइन किससे शुरू होती है? क से शुरू हो रही है यहाँ पर, इसलिए इस वर्ग का नाम क वर्ग है। और इस दूसरी लाइन किससे हो रही है? च से, तो इस वर्ग का क्या नाम है? च वर्ग। इसका च वर्ग नाम है। और इसी प्रकार ये ट से, इसमें 5 वर्ण है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5। तो ये 5 वर्ण से जो लाइन 5 वर्ण से रहते हैं, एक जिस पंक्ति में 5 वर्ण हो वह वर्ग होता है। और उसके जो शुरू का शब्द होता है उसके आधार पर उसका वर्ग हो जाता है। जैसे इसमें स्टार्टिंग में क्या है? ट, तो ये ट वर्ग कहलाएगा। इसमें त है तो ये त वर्ग कहलाएगा। इसमें प है तो यह प वर्ग कहलाएगा। अर्थात स्पर्श जो व्यंजन, अर्थात स्पर्श यानी छूना। तो इन वर्णों को उच्चारण करने में हमारी जो जिह्वा है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। जैसे त, थ ये बोलेंगे तो क्या है? दांतों का स्पर्श करेगी। तो ये इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और एक पंक्ति में या लाइन में जो 5 वर्ण होते हैं तो उसका जो प्रथम वर्ण है उसके आधार पर उसका वर्ग होता है। तो ये कै वर्ग हो गया, ठीक है। और उसका जो अंतिम ये वर्ण है न, य, अण, न, म, ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अब अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? अनुनासिक वर्ण नाक की, जो वर्ण नाक की सहायता से बोले जाएं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। न, य, अण, न, म। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब तीसरा भेद क्या होता है? दूसरा भेद क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ अर्थात अंदर स्थित रहती है वायु। अंत अंदर, स्थित रहती है अर्थात अंदर स्थित रहती है वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये य, र, ल, व ये 4 होते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तीसरा भेद होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख की ऊष्मा अर्थात गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो गर्म वायु है वो बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। देखिए उच्चारण करके देखिए, श, श, स, ह। अपनी जो ऊष्म, जो गर्म हवा है वो बाहर निकलती है इनके उच्चारण करने में, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख की ऊष्मा बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजनों के भेद हो गया।
तो आइए अब हम इसको समझते हैं। हमने व्यंजन क्या पढ़ा? व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद, तो जो वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये 3 भेद होते हैं व्यंजन के। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन है कौन कौन से होते हैं? कै से और म तक होते हैं, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये 4 होते हैं, ठीक है। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और इस प्रकार टोटल व्यंजनों की संख्या 33 होते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। वर्ण का तीसरा भेद हमने पढ़ा था अयोग्य वह। अयोग्य वह, अयोग्य, योग मतलब जोड़ और अ मतलब नहीं, जो दोनों के साथ नहीं होते हैं, अर्थात जो दोनों के योग को वहन नहीं करते हैं, न स्वर के न व्यंजन के, तो वो क्या कहलाते हैं? अयोग्य। तो वे वर्ण जो ना तो स्वरों के अंतर्गत आते हैं ना ही व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अयोग्य वह कहते हैं। इसकी शब्द से ही समझ में आ रहा है, योग मतलब जोड़, अ मतलब नहीं, अर्थात जो दोनों के साथ नहीं होते हैं, न व्यंजन के साथ होते हैं न स्वर के साथ होते हैं, अर्थात दोनों के योग को वहन नहीं करते हैं, उन्हें अयोग्य वह कहते हैं। अयोग्य वह 4 होते हैं। पहला अनुस्वार, ऐसे जैसे ऊपर बिंदी आती है ना किसी के ऊपर, से अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। दूसरा विसर्ग, जैसे इधर साइड में किसी भी स्वर के साइड में 2 बिंदी आती हैं, रामः, बालकः, तो वो क्या होता है? विसर्ग, उन्हें कहते हैं। जिह्वा मूल्य, जैसे ये ऐसा साइन होता है क, ख, ये जिह्वा मूल्य होते हैं। चौथा होता है उपदमानीय। उपदमानीय किस में आता है? प, फ में। ये इस तरीके से साइन होता है ये, लेकिन प, फ के उसमें आते हैं, प, फ, ब, भ, म में। ये क, ख, ग में रहता है ये जिह्वा मूल्य। जो जिह्वा से के उससे संयोग से उच्चारण होते हैं उसमें होते हैं, तो वो जिह्वा मूल्य में आता है ये साइन। उपदमानीय में प, फ वाले वर्ण आते हैं। और जिह्वा मूल्य और उपदमानीय को अर्ध विसर्ग भी कहते हैं। ये जिह्वा मूल्य और जो उपदमानीय जो हैं इन्हें अर्ध विसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग वेदों में प्राप्त होता है। हमारे लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं देखा जाता है। वेदों में जो होता है ना, वेद हमारे 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों में इनका प्रयोग देखने को मिलता है। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं देखा जाता है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, अर्थात नाक से होता है। जैसे गंगा, पतंग, अंगूर, ये रहता है ना, तो इनका उच्चारण नासिका से होता है। अनुस्वार जो है इनका उच्चारण नासिका से होता है। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग जो रहता है ना किसी के आगे, तो वो किसका उच्चारण किसके समान होता है? ह के समान। जैसे रामः, मोहनः, सोहनः, ह के समान होता है इनका उच्चारण, ठीक है। तो ये थे अयोग्य वह, 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें विशेष और होते हैं, विशेष संयुक्त व्यंजन। एक और होता है संयुक्त व्यंजन। 2 संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो 2 व्यंजनों के संयोग से बने हुए वर्ण होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं। यथा श, क प्लस श प्लस अ, क्षत्रिय वाला श। तो ये क्या है? 2 व्यंजन और स्वर से मिलके बना है, 2 व्यंजनों के संयोग से मिलके बना है। क, श प्लस अ मिलके क्या बनता है? श, क्षत्रिय। जैसे कक्षा, ठीक है। अब है त प्लस त्र, ये किसके से मिलके बना है? त प्लस र, 2 व्यंजन से मिलके बना है। त प्लस र प्लस अ, त्र, त्रिकाल, त्रिशूल। ऐसे ज्ञ, ज प्लस य प्लस अ मिलके बनता है ज्ञ। ये भी 2 व्यंजनों से मिलके बना हुआ, ज से और य से, तो ज्ञ। जैसे ज्ञानी, ज्ञान। ऐसे ही श, स प्लस र से मिलके बनता है श्र,
स प्लस र प्लस अ मिलके क्या बनेगा? श्र। जैसे अपने सुना था आश्रय, आश्रम, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये चार जो हैं श, त्र, ग और श्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। चलिए आरंभ करते हैं। अब इस पूरे जो अपन ने वर्ण पढ़े हैं उसकी समरी को समझते हैं। सबसे पहले वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह। ठीक है, और उसमें स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन जो होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अयोग्यवाह 4 प्रकार के होते हैं। अयोग्यवाह जो वर्ण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल्य, उपदमानीय। ठीक है, और जो स्वर होते हैं वो 3 तरह के जो होते हैं, उसमें कौन से होते हैं? ह्रस्व, ये 5 होते हैं, अ, ई, उ, री, लृ। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ह्रस्व 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये एक्चुअल में स्वर नहीं होते हैं, इसमें 3 मात्रा का जितना समय लगता है उच्चारण में। व्यंजन ये भी 3 होते हैं। तो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, क से लेके म तक। अंतस्वर 4 होते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म स्वर 4 होते हैं, श, श, स, ह। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जो 2 स्वरों के संयोग व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, वो संयुक्त व्यंजन होता है। तो ये 4 होते हैं, श क्षत्रिय वाला, त्र, ज्ञ और श। इस प्रकार कुल व्यंजन जो है 33 होते हैं। और कुल स्वर कितने होते हैं? 13। कुल स्वर कितने होते हैं? 13। और कुल व्यंजन 33 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त स्वर भी होते हैं, ये 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ये आज हमने पढ़ा वर्ण, अर्थात वर्णमाला। तो इसमें हमने वर्णमाला में वर्ण पढ़े। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। धन्यवाद।